हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम इकोलॉजी का आखिरी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इकोलॉजी का बॉटनी में वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जिसका मतलब है इस चैप्टर से भी आप 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नीट के एग्ज़ाम में। बट मेरी एक शिकायत है आप सबसे। आप लोग एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज को तो देख रहे हैं, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंस्ट्रक्ट किया था कि एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज देखने के साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर लगाने हैं उसके, तभी तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं करा रहा हूं वो सफिशिएंट है कि नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस इस कोर्स पे बढ़ेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम क्रैक करने पे भी बढ़ेगा। तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम्पलर की किताब है तो जरूर से जरूर प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर लगाएं एनसीईआरटी रिव्यू देखने के बाद। इससे आपका इफेक्टिव रिवीजन भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर आपके पास पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की किताब नहीं है तो आप फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या fundabox.in पे जाके आप 499 रुपीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की पीवाईक्यू परचेज कर सकते हैं। फिजिकल किताब, जैसे ये पीवाईक्यू किताब आपको दिख रही है फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ऐसी ही किताब है। तीनों का कॉम्बो आपको घर तक डिलीवर कराया जाएगा जस्ट फॉर 499 रुपीज। इसमें आपको टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है पीवाईक्यू, तो कल को नई एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है तो वो टॉपिक आप हटा सकते हैं और रिमेनिंग टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सारे पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, और आप ऐप पे चाहे तो ऐप पे भी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को खत्म होते ही पीवाईक्यू की किताब परचेज कर लें fundabox.in से। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसका पीडीएफ बेटा आपको लेक्चर का टेलीग्राम चैनल t.me/आनंद मनी 001 पे देखने को मिलेगा। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा लेक्चर करते टाइम। चलिए लेक्चर पे आते हैं। क्या कह रहा है? इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। मतलब इन शॉर्ट कहना चाह रहा है कि अर्थ में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग प्रजाति के स्पीसीज आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। हमें भी देखने को मिलता है कि तुम देखो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और इतना रिच बायोडाइवर्सिटी देख के हमें भी लगता है कि अरे किसने बनाया है सबको। ठीक है। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट। ठीक है। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल and 28,000 species of fish and 20,000 species of orchids। अब जनरली बेटा डेटा पे सवाल हमने नहीं देखा है इस चैप्टर से। ठीक है। तो आप वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, बट हम वर्स के लिए प्रिपेयर होके एक बार इसको कहीं साइड में लिख लीजिए कि आप 1-2 बार देखेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। वैसे डेटा पे सवाल नहीं आता है। ठीक है। Ecologists and revolutionary biologists have been trying to understand the significance of such biodiversity by asking the important questions। कुछ क्वेश्चन पूछे गए क्या? Why are there so many species? क्यों so many species है? ताकि हम एक स्टेबल बायोडाइवर्सिटी दिखा पाए, है ना। मान लो कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी कर गया तो उससे बायोडाइवर्सिटी पे उतना ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए बहुत सारी स्पीसीज होती है। डिड सच ग्रेट बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री? नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इनहैबिटेट करते गए, उनमें म्यूटेशन हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ और हमें बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिली। तो शुरू शुरू में इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती गई। अच्छा, तीसरा, हाउ डिड द डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट?
कैसे आया ये डाइवर्सिफिकेशन? जैसा अभी मैंने बताया, इवोल्यूशन से, म्यूटेशन से, है ना, इससे ये डाइवर्सिटी आपको देखने को मिला। हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर बायोस्फीयर? टू मेंटेन अ स्टेबल इकोसिस्टम, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वुड इट फंक्शन डिफरेंटली इफ बायोडाइवर्सिटी वाज मच लेस? बिल्कुल, हमारा इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होता। ठीक है। हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? ह्यूमंस को सारी जरूरत की चीजें इसी बायोडाइवर्सिटी से मिल जाती हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, काम की चीज इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए अगला आते हैं बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन पे। तो इन आर बायोस्फीयर immense diversity exists not only at a species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within the cells to biomes, है ना। तुम देखते हो जेनेटिक कंपोजिशन में डिफरेंट है, तो एक सेल में भी आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं टू डिफरेंट बायोम्स ऑल्सो, की मतलब अलग अलग बायोम है तो अलग अलग बायोम में अलग अलग स्पीसीज इनहैबिटेट करेंगे। ठीक है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल ऑलरेडी आया हुआ था, क्या? बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। प्लीज इसका नाम लिख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने दिया। टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सारा डाइवर्सिटी को अगर हम मिला दें तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसने दिया ये टर्म? ये टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट तीन तरह के बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी देखेंगे और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो क्या कह रहा है? A single species might show high diversity at genetic level over its distribution range। कहने का मतलब है कि एक स्पीसीज में भी आपको जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाइवर्सिटी मिलता है। जैसे मान लो एक स्पीसीज है होमोसेपियंस, इंसान। अब उसमें तुम देखो कुछ आपको नीग्रो देखने को मिल जाते हैं, कुछ कॉकेशियन देखने को मिल जाते हैं, कुछ एशियंस देखने को मिल जाते हैं, तो और उनका जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग है जिसमें वेरिएशन दिखने को मिलता है। कुछ बहुत लंबे आपको लोग दिख रहे हैं, कुछ कम हाइट वाले लोग दिख रहे हैं, किसी के बहुत सारे बाल हैं, किसी के बाल बिल्कुल उजड़े हुए हैं ना। तो ये सारे जो वेरिएशन होते हैं इनको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया। इस पे सवाल आया हुआ बेटा। तो ये मेडिसिनल प्लांट कहां पाया जाता है? ये मेडिसिनल प्लांट आपको हिमालयन रेंज में देखने को मिलता है। क्या प्रोड्यूस करता है सर? ये प्रोड्यूस करता है एक केमिकल जिसका नाम है रेजरपाइन, RESERPINE, रेजरपाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया होगा जिसका रेजरपाइन का कॉन्सेंट्रेशन और रेजरपाइन का क्वालिटी वेरी करेगा। मतलब किसी में रेजरपाइन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, किसी में रेजरपाइन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब नहीं कहते हो तुम ऐसे, अरे ये तो अच्छा माल है या ये खराब माल है ना। तो वही कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है आपको रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया में। दोनों पे सवाल आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है? इंडिया हैज मोर देन 50,000 वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, एंड 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो। अब लिख लो इसको, अगेन इस पे सवाल आने के चांसेस कम है। ठीक है, इतना बात जान जाना कि राइस का वैरायटी ज्यादा है, मैंगो का वैरायटी कम है। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो क्या हो गया? द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैज ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट इनकाउंटर्स हाई रेनफॉल, रेनफॉल ज्यादा है तो एम्फीबियंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस क्यों ज्यादा देखने को मिलेंगे? एम्फीबियन लैंड और पानी दोनों में रहते हैं। बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लिख लीजिए, रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
अगला सब जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। क्या? एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस with its desert, rainforest, mangrove, coral reefs, wetland, estuaries, alpine meadows have a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. अब देखो हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, तुमको अब देखो पहाड़ भी देखने को मिल जा रहा है, समंदर भी देखने को मिल रहा है, बैक वाटर्स तुमको केरला में देखने को मिल जा रहा है ना, रन ऑफ कच्छ तुमको देखने को मिल जा रहा है, तुमको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जा रहा है, तुमको मैनग्रोव्स देखने को मिल जा रहे हैं, अंडमान में चले जाओगे तो तुमको कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में चले जाओगे तो तुमको वेटलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आपको अलग अलग तरह का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिल रहा है। बट एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे स्वीडन वगैरह जाओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तुमको सिर्फ पहाड़ देखने को मिल रहा है, एक ही तरह का हैबिटेट आपको देखने को मिलता है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह रहे हैं कि इंडिया हैज अ वेरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रेगिस्तान से लेके समुद्र से लेके पहाड़ से लेके बर्फ से लेके बैक वाटर्स तक सब कुछ आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह की डाइवर्सिटी की बात हमने की। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, but we could all lose this wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue। अब तो हमने सालों साल मिलियंस ऑफ इयर्स के इवोल्यूशन के बाद ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है, बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि इतना मिलियन ऑफ साल लगा इन स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके बनाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि 200 साल में ये सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इज नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न as more and more people around the world begin to realize this critical importance of biodiversity for our survival and well-being of planet। अगर बायोडाइवर्सिटी हम मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो हमारे प्लैनेट के लिए भी खराब है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी खराब है, इवेंचुअली हमारे लिए उसका नुकसान होगा। ठीक है, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, इस पे बात करते हैं। ठीक है, अगेन जो जो काम की चीजों की मैं हाईलाइट कर दूंगा, और जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं सवाल वहीं से आएगा, एनटीए की हिम्मत नहीं है उसके बियॉन्ड सवाल बनाने के लिए, तो लोड मत लीजिएगा। ठीक है, सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो दैट हाउ मेनी स्पीसीज in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species are there on earth। देखो जितने डिस्कवर हुए स्पीसीज उतना तो हम बता देंगे, बट हम ये नहीं बता पाएंगे कि अर्थ में कितना स्पीसीज है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN 2004 में बना था, दोनों पे सवाल आया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या होगा, तुम दे देगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दे देगा, ठीक है, तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे। तो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। कब बना था? 2004। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, याद रखिएगा। तो क्या बोला भैया, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। हमने लिविंग वर्ल्ड में भी ये देखा था, यही सेम डेटा, कि जितना डिस्कवर हो गया है, कितना डिस्कवर हो गया सर? 1.5 मिलियन डिस्कवर हो गया है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। हमें नहीं पता है कितना स्पीसीज हो सकता है। ठीक है, कुछ एस्टिमेट्स बोलते हैं कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और कुछ बोलते हैं कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी थोड़ा कम होगा। कौन क्या क्या बोल रहा है इस पे बात करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस, किसी को नहीं पता एक्चुअली। फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज, considering that an overwhelmingly large population of species waiting to be discovered are in the tropics। Obviously ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो अभी डिस्कवर्ड जो स्पीसीज नहीं होंगे वो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन के ही होंगे। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन
of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate the ratio of other groups of animals and plants to come up with gross estimates of total number of species on earth. तो क्या किया इन्होंने, क्या लिया आप देखो ध्यान से, किसको स्टडी किया, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड, ठीक है, तो मान लो एक जगह पे कितने तरह के इंसेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि इस रीजन में ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हो रही है, तो इंसेक्ट को बेंचमार्क माना। अब पूछोगे तुम सवाल कि सर इंसेक्ट को ही क्यों बेंचमार्क माना, क्योंकि इंसेक्ट आपको सब जगह देखने को मिलते हैं और हर तरह के हैबिटेट में रह लेते हैं, इसीलिए इंसेक्ट की डाइवर्सिटी को उसने बेंचमार्क मारा और एस्टिमेट किया कि कितना स्पीशीज हो सकता है। तो एक्सट्रीम्स पे बोला तो कितना बोला कि 20 से 50 मिलियन हो सकता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। बट अगर कंजर्वेटिव अप्रोच लेंगे तो एस्टिमेट जो रॉबर्ट मे ने बोला था, इस पे सवाल आया हुआ है, रॉबर्ट मे ने बोला कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन हो सकता है। तो सोचो ये कितना बड़ा फील्ड है और इसमें कितनी डिस्कवरी होनी बाकी है। तुम कोई कीड़ा मकोड़ा खोज दो तो तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, है ना। तो 1.5 मिलियन ही अभी तक खोजा गया है, बट हो सकता है अगर हम कंजर्वेटिवली रखें, कम से कम भी बोले तो 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब अभी 5.5 मिलियन स्पीसीज आप अभी भी खोज सकते हैं। ठीक है, काम की चीज यहां पे क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा क्या है, कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी अभी है 1.5 मिलियन, और रॉबर्ट मे भाई साहब ने बोला कि भाई ये स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन हो सकता है। ठीक है, look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories। अब इस पे हर लाइन पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। पहला पॉइंट लिख लीजिए प्लीज, ये एज इट इज लाइन आपका दे देगा एग्जाम में। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, while plants including algae, fungi, bryophyte, gymnosperms and angiosperms comprise no more than 22%। ठीक है, 70% कितना था, एनिमल्स का था, प्लांट सब कुछ आ गया उसमें, कितना 22%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, जो 70% टोटल बना रहा है एनिमल्स का। तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट्स है। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल्स ऑन प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। वही बोला, एनिमल्स का 70% इंसेक्ट ही है। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। मैंने बताया हर जगह रह लेते हैं, हर तरह के हैबिटेट में सरवाइव कर लेते हैं। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में कॉकरोचेस सरवाइव कर गए थे, तो सोचो कॉकरोचेस मरते नहीं है ना, सर भी काट दो कॉकरोच का तो 10 दिन जिंदा रहेगा। ठीक है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, बता दिया। द नंबर ऑफ फंगस स्पीसीज इन द वर्ल्ड is more than the combined total of the species of fish, amphibians, reptiles and mammals। वाह, तो अगर हम सिर्फ फंगल स्पीसीज की बात करें तो इट इज मोर देन द कंबाइंड नंबर ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखिए तो क्या दिख रहा है इसमें। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सीक्वेंस कैसा दिख रहा है आपको, फिश दिख रहा है ना, उसके बाद आपको रेप्टाइल्स और बर्ड लगभग बराबर ही है, और उसके बाद आपको मैमल्स एंड एम्फीबियन देखने को मिलता है ना। ठीक है, यहां पे तुम देखोगे इनवर्टिब्रेट्स में तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप्स, उसके बाद मोलस्का। तुम देखे थे इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम था, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम वाज मोलस्का। ठीक है, तो यहां पे ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पे देखोगे तो एंजियोस्पर्म्स और फर्न्स बराबर देखने को मिल रहे हैं आपको, फिर एल्गे देखने को मिल रहा है, तो पकड़ लो इसको, फर्न इसको 1 पकड़ लो, दोनों को बराबर है। दूसरा एल्गे पकड़ लो, है ना,
और उसके बाद फिर आपको मॉसेस देखने को मिल रहा है, टेरिडोफाइट देखने को मिल रहा है, और उसके बाद लाइकेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके सीक्वेंस पे, लेबलिंग पे सवाल आ जाएगा, सीक्वेंस पे भी सवाल नहीं आएगा। ये तुमको ग्राफ दे देगा एज इट इज और बोलेगा भैया बता दो कहां पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। It should be noted that these estimates do not give any figure for prokaryote। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इन सब में से प्रोकैरियोट्स को कहीं भी जगह नहीं दे रहे हैं। Biologists are not sure about how many prokaryote species there might be. The problem is that conventional taxonomical methods are not suitable for identifying microbial species। तो इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स के लिए कोई जगह नहीं दे पाते हैं। एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो इफ वी एक्सेप्ट biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then the diversity alone might run into millions। तो भाई अभी 1.5 मिलियन टोटल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रहा है प्रोकैरियोट्स हटा के, बट अगर हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करने लगे तो प्रोकैरियोट्स अकेले का डाइवर्सिटी मिलियंस में चला जाएगा। इसलिए हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं करते जब हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। तो ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। अभी तो हमने ग्लोबली देख लिया कि 1.5 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां से हर लाइन पे सवाल आया हुआ है एग्जाम में। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पहला पॉइंट, इंडिया के पास कितना है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1%। मतलब 1.5 मिलियन में से 8.1% स्पीसीज जो है इंडिया में पाया जाता है। तो लैंड एरिया के हिसाब से तो बहुत कम इंडिया दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए, बट स्पीसीज इतने ज्यादा है। क्यों? अगेन अलग अलग तरह का आपको हैबिटेट देखने को मिलता है, प्लस इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world। ये ज्यादातर जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं ये इक्वेटर के आसपास ही होंगी, तो इंडिया उनमें से एक है। ठीक है, नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स हैव बीन फाउंड। एनिमल कितना हो जाएगा? 45,000 दूनी 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन in India। ठीक है, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ये पता नहीं है। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, मेज मतलब रॉबर्ट मे की बात कर रहा है, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। बताया ना, टोटल उसने 7 मिलियन बोला था, 1.5 मिलियन हुआ है, तो लगभग 20% के आसपास स्पीसीज तुम्हारा जो है रिकॉर्डेड सो फार। तो अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियन डाइवर्सिटी, तो we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species। अब देखो क्या किया, 22% ही दिया, ठीक है, मैथ लगा दिया यहां पे, तो 45,000 डिस्कवर्ड हो गया है। तो मतलब इंडिया में 22% ही स्पीसीज डिस्कवर हुआ होगा, तो कितना हो सकता है? 1 लाख, और डबल कर दोगे तो 3 लाख एनिमल स्पीसीज हो गया। अगेन डबल किया था 90,000, तो 90,000 22% है, तो बड़ा फाइल निकाल लोगे तो यहां पे आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखो समझो क्या कैसे क्या कहना चाह रहा है कि बोला कि कितना स्पीसीज डिस्कवर्ड है? 1.5 मिलियन, ठीक है, वर्ल्ड में। एस्टिमेट कितना बोला था रॉबर्ट मे ने? एस्टिमेट कितना बोला था? 7 मिलियन। तो 7 मिलियन का कितना परसेंट खोजा जा चुका है? तो 7 मिलियन का कितना डिस्कवर हो गया? 22%। तो इंडिया में कितना दिख रहा है? इंडिया में तुमको दिख रहा है 45%, 45,000 स्पीसीज, विच इज 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज जो इंडिया में हो सकता है। तो 45,000 अगर 22% है तो 100% कितना हो, निकाल लोगे। तो ये कितना कह रहा है कि स्पीसीज कितना हो सकता है? 1 लाख प्लांट्स, इतना हो सकता है। ठीक
एनिमल्स के केस में क्या बोला कि 90,000 था, अब ये भी 22% ही है, तो 100% इसका कितना होगा, तो कह रहा है 3 लाख है, 3 लाख एनिमल्स। समझ में आया, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं कवि? बढ़िया, ठीक। वुड यू एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? देखो क्या होता है, तुम लोग अच्छे बायोलॉजिस्ट बन जाओ तो शायद हो जाए, ठीक है। कंसिडर द इमेंस ट्रेन मैन पावर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. द सिचुएशन appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces threat of extinction even before we discover them. तो बहुत ऐसी स्पीसीज होंगी जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी हमारे डिस्कवर करने से पहले ही, ठीक है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर. ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा भावुक हो गए कवि ने, यहां लिखते लिखते आंसू ही बहा दिया है ना, चिंता दिया है कि भाई देखो बायोडाइवर्सिटी की हम धज्जी उड़ा रहे हैं और इसी वजह से स्पीसीज मर रहे हैं, और वैसे स्पीसीज भी मर रहे हैं जिनको हमने आज तक डिस्कवर ही नहीं किया है, वैसे स्पीसीज भी मर रहे हैं जिनको हमने आज तक डिस्कवर भी नहीं किया है। चलिए अब आते हैं कैसे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी का, कैसे हम बोल सकते हैं कि यहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है या यहां पे बायोडाइवर्सिटी कम है। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब पहले मैं तुम्हें अर्थ का नक्शा बना के दे दूं, अर्थ का, सॉरी कह रहा हूं, हाँ अर्थ का नक्शा ही ना, सही है, अर्थ का ही बनोगे। तो ये समझ लो, मान लो अर्थ है, तो ठीक है, ठीक है सर। ये तुम्हारा पकड़ लो नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा पकड़ लो साउथ पोल है। बीच में यहां पे बीच में जो है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री पकड़ लेंगे और इसको हम कहेंगे इक्वेटर, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन लगाओ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे एक लाइन लगाओ 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लगाओ 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां एक लाइन लगाओ 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ है यहां, तो यहां पे साउथ हो जाएगा, अरे क्या है, यहां पे साउथ हो जाएगा। तो ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और दो और सर्किल यहां लगा दो, एक यहां पे लगा दोगे ये आर्टिक सर्किल हो जाएगा इसके ऊपर, और एक नीचे यहां लगा दोगे तो ये एंटार्क्टिक सर्किल हो जाएगा। तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? एंटार्क्टिक सर्किल। और ये क्या है? आर्कटिक सर्कल, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब देखिए, अब देखिए यहां से लेके, देखो हम बना रहे कुछ, ये वाला रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, है ना। जो इंडिया तुम्हारा ज्यादातर जो है ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल किसके किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इधर वाला, यहां से यहां तक वाला, ये इसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन, जहां टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, जहां टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा
और यहाँ पे स्पीसी डाइवर्सिटी भी कंपैरेटिवली तुमको कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिक। तो ये दोनों जो रीजन है इसको हम कह देंगे टेम्परेट रीजन। लिखिए, ये जो रीजन है इसको हम कह देंगे टेम्परेट रीजन। जैसे यूएस जैसी कंपनी, क्या कंपनी कह रहे हैं, यूएस जैसी कंट्री है ना, ये टेम्परेट रीजन है। ठीक है, और ऊपर वाला जो रीजन है, जो परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है, मतलब हमेशा यहाँ पे बर्फ है, जो आर्टिक सर्किल हो गया और एंटार्क्टिक सर्किल हो गया। तो ये तुम्हारा अर्थ का लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट आपको देखने को मिला। ठीक है, आइए अब पढ़िए। तो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बताया था, for many group of animals and plants there are interesting patterns in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from equator towards the pole. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इक्वेटर से पोल की तरफ आप जैसे जैसे जाते रहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होता रहेगा। तो जैसे जैसे तुम इधर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे तुम इधर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। समझ में आया? समझ में आया? तो इक्वेटर से पोल की तरफ आप जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगा, इक्वेटर से पोल की तरफ आप जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। ठीक है, देखो आलस इसको कहते हैं। ठीक है सर, आइए। तो विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड रेंज ऑफ 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट और पोलर रीजन। ठीक है, बात कर ली हमने इस बात। ठीक है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड। देखो इक्वेटर के पास है तो 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, ज्यादा है। न्यूयॉर्क के पास कितना है, 105 स्पीसीज। तो ये कहां पे हो गया तुम्हारा, टेम्परेट रीजन में आ गया। ठीक है, और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ है, मतलब आर्टिक रीजन में, तो 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड है। इंडिया का मेजर पार्ट ट्रॉपिक में है, तो इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। क्लियर? कोलंबिया कितना, 1400, न्यूयॉर्क कितना, 105, ग्रीनलैंड कितना, 56, इंडिया कितना, 1200। इसमें एग्जैक्ट नंबर पे तुमको नहीं है, इसमें पूछ लेगा सबसे ज्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी कौन से कंट्री में है। जो इक्वेटर के जितना पास होगा उतना ज्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स मोर स्पीसी डाइवर्सिटी देन अ फॉरेस्ट लोकेटेड इन द टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो वही वाली बात है, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसी डाइवर्सिटी ज्यादा है, टेम्परेट रीजन में स्पीसी डाइवर्सिटी कम है। ठीक है, अच्छा। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। देख लो, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दुनिया में अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसका डेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आया हुआ है। क्या? 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिश, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 421 species of mammal and 427 species of amphibian and 378 species of reptiles। इसका सीक्वेंस याद कर लेना बेटा, इस पे सवाल आया हुआ है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, प्लांट। हमने वैसे भी इन जनरल देखा था कि प्लांट की वैरायटी ज्यादा थी, तो कितना सर, 40,000। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, बर्ड कितना सर, 1300। तुमको याद रहेगा लगभग 1400 1200 के बीच में 1300 क्या। ठीक है, फिर मैमल्स कितना देखा, 427। एम्फीबियन कितना देखा, 427। और रेप्टाइल कितना देखा, 378। और इनवर्टिब्रेट्स में अगर चले जाएंगे तो कितना है, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। और कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। लो,
2 मिलियन तो यहीं से आ जाएगा 7 मिलियन में से, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही आता है। What is so special about tropics that might account for greater biological diversity? क्या? Ecologists and evolutionary biologists have proposed of various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time. समझो, कह रहा है कि जितना ज्यादा दिन तक वहां पे लाइफ रहेगा उतना स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा। तो अब हुआ क्या कि टेम्परेट रीजन में क्या था, टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन हो जाता था, पहले आइस एज हमने देखा था। तो टेम्परेट रीजन तो तुम्हारा पूरा क्या था, बर्फ से घिरा हुआ था, तो वहां पे लाइफ बहुत लेट आया। बट ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा से कुछ ना कुछ लाइफ पनपता जा रहा था, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा है, क्योंकि स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जितना ज्यादा समय वहां पे लाइफ रहेगा उतना इवोल्यूशन होगा और उतना स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। फिर क्या बोला, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। वेरिएशन कम है ना, तुम जैसे चले जाओ कहीं भी इक्वेटर के पास तो लगभग गर्मी भी लगभग 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास, सर्दी भी लगभग 20-25 डिग्री के आसपास। तो वेरिएशन कम है, तो अगेन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगा। तो दिस आर ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to greater species diversity. Point number 2. Point number, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, देर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ऑब्वियसली सनलाइट ज्यादा है, डायरेक्ट इक्वेटर पे लाइट आ रहा है, तो इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सनलाइट है तो अगेन प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा। तो ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज्यादा होने के कारण भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है। तो 3 चीज बताया, स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन हुआ था, यहां पे ग्लेशिएशन नहीं हुआ था, तो इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। दूसरा हमने क्या बोला कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या था सर, कि तुम्हारा सीजनल फ्लक्चुएशंस कम है, टेम्परेचर कम बदल रहा है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। और तीसरा हम क्या कह रहे हैं, सनलाइट ज्यादा आपको इक्वेटर के पास देखने को मिल रहा है, सनलाइट ज्यादा आपको ट्रॉपिकल रीजन पे देखने को मिल रहा है, इसलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी यहां भी ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, इसको हम कहते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। During this pioneering and extensive exploration in the wilderness of South American jungle, German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, देखो बेटा सब कुछ जानना है, जर्मन था, ठीक है, और नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर दोनों था। क्या नाम था इनका, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने अमेजोन फॉरेस्ट का भ्रमण किया एंड ऑब्जर्व दैट within a region species richness increased with an increase in explored area। तो क्या बोला, एक जगह पे अगर हम देखें तो जितना एरिया बढ़ा रहे हैं हम, जितना एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ा रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस बढ़ता जा रहा है, ओनली अप टू अ लिमिट, एक लिमिट के बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को उन्होंने कहा, इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैड फ्रेश वाटर्स, टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला है, ठीक है, ठीक। ऑन अ लोगैरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन, ये वाला लॉग स्केल पे अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये वाला देख रहे हो तो ये वाला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, log s इक्वल टू सी log c प्लस जेड log a, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लो जो स्ट्रेट लाइन वाला है, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। s क्या है, स्पीसीज रिचनेस, a क्या है, एरिया, z क्या है, स्लोप जो लाइन ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन कोफिशिएंट कह सकते हैं, और c क्या है, y इंटरसेप्ट, c क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये सब पे सवाल आया हुआ है,
तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ आता तो इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, और लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस स्पीसीज रिचनेस, सी वाई इंटरसेप्ट, जेड तुम्हारा लाइन ऑफ रिग्रेशन या स्लोप कहते हैं, और ए तुम्हारा एरिया हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ हमने बनाया था स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में। किसने बोला? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बोला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा स्पीसीज रिचनेस बढ़ता जाएगा। तो सारा फॉर्मूला याद रहेगा, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, एस स्पीसीज रिचनेस है, सी वाई इंटरसेप्ट है, ए एरिया है, और जेड लाइन ऑफ रिग्रेशन या स्लोप, ठीक है। लॉग स्केल तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, और स्पीसीज एरिया और रिचनेस के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो पहला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दूसरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों इक्वेशन याद रखना, ठीक है। अब z की वैल्यू भी मैटर करती है। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन a range of 0.1 to 0.2 regardless of taxonomical group for a region, whether it is plant in Britain, birds in California or mollusca in New York State, ठीक है। The slope of line of regression is amazingly similar, ठीक है। तो अगर एक एरिया की बात कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ रेग्रेशन 0.1 से 0.2 है, बट अगर हम स्पीसीज एरिया रिचनेस लार्ज एरिया की देखें, जैसे इंटायर कॉन्टिनेंट्स की देखेंगे, तो स्लोप थोड़ा स्टीपर हो जाता है, z का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है 0.6 से 1.2। छोटा एरिया का देख रहे हो 0.1 टू 0.2, बड़ा एरिया का देखते हो तो स्लोप स्टीपर हो जाता है एंड इट बिकम्स फ्रॉम 0.6 टू 1.2। फॉर एग्जांपल, फॉर फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को फ्रूगीवोर्स कहते हैं, ठीक है, एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट of different continents, the slope is found to be 1.15। इस पे भी सवाल आया हुआ, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक एरिया का अगर आप देख रहे हो तो 0.1 से 0.2, कॉन्टिनेंट्स का आप देखोगे तो 0.6 से 1.2 के बीच में वेरी करता है। फ्रूगीवोर और मैमल्स के बीच में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्लोप ऑफ देखोगे तो इट इज 1.15। तीनों पे सवाल आया हुआ है, जो जो मैंने अंडरलाइन किया, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन सब पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। क्यों स्पीसीज डाइवर्सिटी जरूरी है? डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? यस, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। इकोलॉजिस्ट नहीं दे रहे हैं, बट मैं दे रहा हूं, ठीक है। For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than that with less species, ठीक है। What exactly is stability for biological community? क्या stability है भैया? कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है ना, कितना प्रोडक्टिविटी है, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी है उतना स्टेबल इकोसिस्टम है। तो स्टेबल इकोसिस्टम शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। पहला, स्टेबल इकोसिस्टम का क्या क्राइटेरिया है? पहला, अ स्टेबल इकोसिस्टम शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो इट मस्ट बी रेजिलियंट टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, दूसरा पॉइंट, ठीक है। एंड इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज ऑल्सो। कोई एलियन स्पीसीज आ रहा है तो भी इसमें कोई दिक्कत ना हो, इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज ऑल्सो। पहला क्या? ईयर टू ईयर वेरिएशन कम शो करना चाहिए, रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस और रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज शो करना चाहिए। मतलब इन सब में इनका स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provided some tentative answers. क्या बोला डेविड टिलमैन ने? तो डेविड टिलमैन ने बोला, found that
प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। अब मैं इसका रीजन समझाता हूं। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, और तुम अकेले हो गए। अब मान लो जिस दिन तुम बीमार पड़ गए उस दिन तो तुम खाना अकेले हो, तो कोई नहीं बना रहा, तुम नहीं बना रहे हो, तुम नहीं बना रहे हो तो खाना ही नहीं बन रहा। बट अगर तुम्हारे घर में 10 लोग हैं तो तुम बीमार पड़ गए तो बाकी 9 लोग तो खाना बनाएंगे ना, तो इवेंचुअली तुम्हारे घर का चूल्हा चलता रह रहा है। तो वही यहाँ टिलमैन बाबू कहते हैं कि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगा। तो मान लो एक आध स्पीसीज का कुछ खराब टाइम चल रहा है तो दूसरे स्पीसीज कंपनसेट करके प्रोडक्टिविटी उतना ही बना के रख लेंगे। तो मतलब अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो ईयर ऑन ईयर जो प्रोडक्टिविटी में चेंज है वो बहुत कम रहेगा। तो वही वाली बात कह रहा है। तो he also showed that in his experiment increasing diversity contributed to higher productivity। तो अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। Although we may not completely understand how species richness contributes to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the survival of human race on this planet। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो इफेक्ट करेगा आपके एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा तो इवेंचुअली ये आपको भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट? वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री स्पीसीज इज लॉस्ट? हाउएवर, how is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant on earth? मतलब अगर तुम बहुत नैरो होकर सोचोगे तुम्हें लगे अरे हाँ क्या है, चींटी से मुझे क्या हो रहा था, डायरेक्टली क्या फायदा मिल रहा था। बट अगर तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे तो तुम्हें उसका नुकसान दिखेगा। वो एल्रिक भाई साहब ने भी समझाया, अंग्रेज थे, देखिए एकदम हाईफाई एग्जाम्पल दिए थे। हम गरीब लोग क्या एग्जाम्पल देते हैं, हम गरीब लोग चिंटू तक का एग्जाम्पल देते हैं। एल्रिक भाई साहब ने मतलब एकदम बढ़िया एग्जाम्पल दिया। देखिए क्या, there are no direct answer to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy। इसको हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट मतलब नट, पॉपर मतलब उखाड़ना, और हाइपोथेसिस किसने दिया? स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे पॉल एरलिख। हम बोलते ये वाला जोक तो मतलब ये वाला स्टोरी तो कोई नहीं सुनता, स्टैनफोर्ड वाला था तो सुन लिया। ठीक है, अंग्रेज आदमी क्या बोला कि अगर एयरप्लेन को हम इकोसिस्टम समझे, अब एयरप्लेन में बाकी सारी चीज क्या से जुड़े हुए हैं? थाउजेंड ऑफ रिवर्ट्स, बहुत सारे रिवर्ट्स जुड़े हुए हैं जिसको हम स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है, इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवर्ट एंड टेकिंग इट होम, मतलब स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो तुरंत फ्लाइट सेफ्टी पे कोई हार्म नहीं है, इकोसिस्टम ठीक से चलता रहेगा। बट जैसे जैसे ज्यादातर रिवर्ट्स हटते जाएंगे प्लेन वीक होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये भी बोला कहां से रिवेट तुम निकाल रहे हो वो भी बड़ा क्रिटिकल है। अगर मान लो पंख के पास का रिवेट निकाल दिया या इंजन का निकाल दिया रिवेट तो क्या हो जाएगा? ज्यादा थ्रेट होगा। ठीक है, बट सीट के नीचे का एक दो नट उखाड़ तो कुछ खास नुकसान नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि बोला कि इकोसिस्टम प्लेन है तुम्हारा, पहला पॉइंट। इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो बहुत सारे रिवेट से बना हुआ है, दैट इज स्पीसीज। ठीक है, अब तुम हो इंसान, तुम रिवेट उखाड़ के ले जा रहे हो, मतलब तुम धीरे धीरे स्पीसीज एक्सटिंक्ट करा रहे हो, तो इवेंचुअली मतलब इमीडिएटली कोई खास नुकसान प्लेन को नहीं हो रहा, मतलब इकोसिस्टम तुम्हारा ठीक से चल रहा है। बट जैसे 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 तुम ज्यादा ज्यादा रिवेट निकालते जाओगे इकोसिस्टम वीक होता जाएगा, प्लेन तुम्हारा वीक होता जाएगा। ठीक है, और ये उस पर भी डिपेंड करता है तुम कहां का रिवेट निकाल रहे हो। अगर कुर्सी के नीचे का रिवेट निकाल रहे हो तो प्लेन के हेल्थ पे कोई खास फायदा नहीं हो, दिक्कत नहीं आएगा। बट वही तुम पंख का रिवेट निकाल दिए या इंजन का कोई पार्ट निकाल दिए तो क्या हो सकता है? इकोसिस्टम तुम्हारा ड्रास्टिकली इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो पंख वाला रिवेट था उसको हम की स्पीसीज कहते थे। तो ठीक है, पंख वाला जो रिवेट था उसको हम की स्पीसीज कहते थे। तो ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, कितना स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन सा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, एंड इट में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ
क्या? इकोसिस्टम। किसने दिया था? पॉल एलरिक ने दिया था। क्या कहते हैं इसको? इसको रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। अगेन इस पे भी सवाल आया होता। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत हाई फाई नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहां कहां से लॉस हो रहा है? While it is doubtful if any new species are being added through speciation, बहुत टाइम लगता है नया स्पीसीज ऐड होने में, into the earth treasury of species, there is no doubt that there are continuing losses. ठीक है, तो मतलब स्पीसीज ऐड नहीं हो रहा, बट स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। तो द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर क्लियरली पॉइंट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑब्वियसली शेर थोड़ी माहौल खराब कर रहा है, माहौल तो हम खराब कर रहे हैं, हमारे एम्बिशन के कारण माहौल खराब हो रहा है। ठीक है, द colonization of tropical Pacific island by human has led to the extinction of more than 2000 species of native birds. बताओ, the IUCN Red List, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, तो IUCN का रेड लिस्ट 2004 में आया था, जिसमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताया गया। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। सोच लो कौन कौन सा? 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। बाप रे, देख रहे हो? 338 वर्टिब्रेट्स, 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 years. Some example of recent extinctions include डोडो मॉरिशस में, ठीक है, क्वागा अफ्रीका में, साइलिन ऑस्ट्रेलिया में। सब लिख लो बेटा, इस पे सवाल आया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोडो अफ्रीका, क्वागा डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर चिकॉव रशिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या क्या एक्सटिंक्ट हुआ? डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाव रशिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ बाली, जवान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। ठीक है, लास्ट 20 साल में ही 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। सोच रहे हो, रिपोर्ट देख रहे हो? लास्ट 27 साल में, लास्ट 20 साल में ही 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब हर साल एक से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। shows that these extinction are across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. क्यों? हैबिटेट लॉस के कारण। मतलब एम्फीबियंस को जमीन से भी असर हो रहा है और पानी से भी असर हो रहा है, तो एम्फीबियंस आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। प्लीज इसको लिख लीजिए। Adding to this grim scenario of extinction, the fact is that more than 15,500 species worldwide are facing a threat of extinction. सोचो, अभी तो इतना एक्सटिंक्ट हुआ है, 15,500 are facing a threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of gymnosperm species in the world face the threat of extinction. तुम देखोगे एम्फीबियन और जिम्नोस्पर्म्स ज्यादा हैं। क्यों जिम्नोस्पर्म्स? क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका में ज्यादा दिखता है, तो पहाड़ी इलाका में ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ज्यादा कुछ हो रहा है, तो जिम्नोस्पर्म्स एक्सटिंक्शन पे आ रहे हैं। एम्फीबियंस क्यों? क्योंकि उनको जमीन और पानी दोनों का चाहिए जगह, तो वहां पे तुम जैसे कहीं भी चेंज करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। काम की चीज सर कहां पे सवाल आ रहा है? सवाल सर यहां से आ रहा है, डोडो, क्वागा, थाइलासीन, स्टेलर सिकॉव एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है, यहां से सवाल आएगा, बाकी किसी से सवाल नहीं आएगा। और दूसरा कि एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑन लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल्स records, we learn that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have happened earlier, even before humans appeared on the scene. So during the long period, that is 3 billion years पूरा period since the origin and diversification of life on earth, 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो गया।
कैसे सर, कौन कौन सा 5 था? पहले इनवर्टिब्रेट्स गए, प्रोकैरियोट्स का जो एज था, फिर डेवोनियन हुआ तुम्हारा, फिश गया, फिर एम्फीबियन गया, सिलोरियन, है ना, फिर उसके बाद तुम्हारा रेप्टाइल्स गया, तो एज ऑफ रेप्टाइल जो जुरासिक वर्ल्ड था, ठीक है। अभी मैमल्स का चल रहा है, और ये छठा एक्सटिंक्शन होने वाला है, और ये छठा एक्सटिंक्शन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि हम कारण काम कर रहे हैं। तो द करेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स, एंड आर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स। ठीक है, तो 5 एक्सटिंक्शन हो गया था, ये छठा एक्सटिंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, बट ये छठा एक्सटिंक्शन होना तो था ही, बट हमारे कर्मों की वजह से ये 1000 गुना जल्दी हो रहा है। Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. तो अगले 100 साल में 50% स्पीसीज, समझ रहे हो, 1.5 मिलियन में से आधा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो। कितनी चिंता की विषय है। चलिए, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, क्या क्या होगा भाई, हमने बात किया था ऑलरेडी। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, बिल्कुल। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल परम्यूटेशन, क्यों, स्पीसीज रिचनेस कम है, सच एज ड्राउट, एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। तो ये तीनों प्रॉब्लम होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशू क्या क्या है, तो हमने बोला एविल क्वार्टेट कहते हैं इसको। ठीक है, 4 मेन कॉज है, कौन कौन सा, 4 मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है। कौन कौन सा सर? सबसे पहला इसको हम कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जगह छीन रहे हो, हैबिटेट लॉस कर रहे हो, और फ्रैगमेंटेशन मतलब जगह छोटा छोटा करते जा रहे हो। So this is the most important causing driving animals and plants to extinction. The most dramatic examples of habitat loss have come from tropical rainforest. क्यों tropical rainforest? क्योंकि हम फॉरेस्ट काटते हैं लकड़ी के लिए, हम फॉरेस्ट काटते हैं दूसरे मिनरल्स के लिए, तो इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो इनिशियली 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस जो है वो फॉरेस्ट था। ठीक है, और अभी ये 6% हो गया, मतलब आधा से भी कम हो गया। तो भाई तुम जगह छीनोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बेचारा रहेगा कहाँ, रहेगा नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, तो बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। बताओ, 1000 हेक्टर। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन फॉर कन्वर्जन ऑफ टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या करना है, फर्टाइल जगह है, तो वहां पे सोयाबीन का कल्चर करता है, सोयाबीन का प्रोडक्शन कराता है ताकि कैटल को खिलाओ और कैटल से तुमको मीट मिले। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को धीरे 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 काटा जा रहा है। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटोगे, सोचो मिलियंस ऑफ स्पीसीज वहां पे है, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens to the survival of many species. ठीक है, when large habitats are broken into smaller fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. अब मान लो कि एक शेर था भाई, शेर मस्त बड़ा जिम कॉर्बेट के जंगल में पूरा रह रहा था। अब आसपास तुम क्या कि घर बनाने लगे, तो उसका जो रहने का एरिया हो क्या हो गया, छोटा हो गया। उसको चाहिए खुला एरिया, है ना। अब तुमको उसको 1 BHK में रख रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। तो वही वाली बात है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात की। ठीक है, तो ये आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ठीक है, बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने बहुत स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को लीड किया है लास्ट 500 साल में, जैसे स्टेलर चीकाओ, पैसेंजर पीजन। अब स्टेलर चीकाओ और पैसेंजर पीजन का क्या यूज था, पैसेंजर पीजन चिट्ठी भेजने का काम आता था। अब बेचारा वही है ना, गाना सुनो ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है ना। तो वही वाली बात है कि कबूतर जा 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 चिट्ठी लेके आ, कुछ ऐसा है ना गाना सब, है ना। तो अगेन
तो पैसेंजर पिजन को यूज किया जाता था चिट्ठी भेजने के। अब बेचारा लव लेटर पढ़ पढ़ के इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि एक्सटिंक्ट ही हो गया। खैर छोड़ो, मतलब पैसेंजर पिजन का काम क्या होता था, पैसेंजर पिजन को ये लोग रखते थे पिंजड़ा में एंड ट्रेन करते थे, उसके पंजे में चिट्ठी बांधते थे और उसको रास्ता पता है, वो जाके वहां पे चिट्ठी देके आ जाता था, बहुत फॉलो होता था इसको। अब क्या हुआ, पैसेंजर पिजन को तुम पिंजड़े में रखने लगे, तो उसके कारण क्या हुआ कि उनकी ब्रीड नहीं कर पा रहे बेचारा, इतना काम कराओगे कहां से बेचारा सेक्स पे ध्यान दे पाएगा। तो उससे क्या हुआ कि उसकी बच्चे कम हो गए, बच्चे कम हुए, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो स्टेलर सी कॉ एंड पैसेंजर पिजन डाइड ड्यू टू, डाइड क्या मतलब गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। ठीक है। प्रेजेंटली मेनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। जैसे तुम देखो ना, खूब सारा मछली मार रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमन से कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, तुम्हारी पैसेंजर पिजन और स्टेलर सीकॉ, डोडो, साइलिन और क्वागाने। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है। तीसरा एविल क्वार्टेट का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पसेस, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। वही वाली बात है कि इंपोर्टेड माल लाओगे तो देसी को कोई पूछेगा नहीं। तो यहीं पे क्या क्या हुआ देखो, नाइल पर्च, ठीक है, इसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका में, और इससे क्या हुआ, 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड फिश एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड फिश। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि इन्वेजिव वीड एक था कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लैंटेना और वाटर ह्यासिंथ। अब इसको हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, वाटर ह्यासिंथ सब जगह फैल गया एंड इट लीड्स टू डिक्लाइन इन जो वहां के नेटिव प्लांट्स है उनको ग्रो नहीं करने दिया। ठीक है। तीसरा तो पार्थिनियम हो गया, लैंटेना हो गया और वाटर ह्यासिंथ हो गया। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा सर कि रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, कौन सा, क्लैरियस गैरेपिनस, क्लैरियस गैरेपिनस, इसको हम इंट्रोड्यूस किए और इससे क्या हुआ, इंडिजिनस जो कैटफिश थे उनकी आबादी कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जब एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करोगे अपने बेनिफिट के लिए तो वहां की इंडिजिनस स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आइलैंड ऑफ गैलापागोस में तुमने गोट इंट्रोड्यूस किया तो आर्बिंगडन टॉर्टोइस गायब हो गया, तो वो भी एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, ये लिख लो, आर्बिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट, tortoise and goat could be an example of alien species invasion. Could be an example of alien species invasion. Could be an example of alien species invasion. ठीक है, चलिए अगला है को एक्सटिंक्शन। एक गया उसके दुख में दूसरा मर गया। तो व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विथ इट इन एन ऑब्लिगेटरी वेज, अगर कोई म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप उन लोगों में होगा तो दे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो व्हेन अ होस्ट स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट जो है वो भी मर जाएगा। होस्ट ही नहीं है तो पैरासाइट कहां से रहेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो अनदर एग्जाम्पल इज अ केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो अगर मान लो कि वो पॉलिनेटर उसका मर गया तो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा, प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। ठीक है, 4 पॉइंट देखा हमने, हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन। दूसरा हमने देखा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तीसरा हमने देखा ओवर एक्सप्लॉइटेशन और चौथा हमने देखा को एक्सटिंक्शन। सबके एग्जाम्पल हमने देख लिए। नाइल पर्च देखा, किक्लिड फिश चली गई उसके कारण। पार्थिनियम, लैंटेना और इकॉर्निया में देखा इन्वेजिव वीड है। और कैटफिश क्लैरियस गैरिपिनस देखा हमने। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में हमने देख लिया
स्टेलर सीका और पैसेंजर पिजन। ठीक है, तो ये हो गया को एक्सटिंक्शन तुम्हारा खत्म। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कैसे हम कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो पहला वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, और फिर हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, दोनों चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो सवाल है वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो देयर आर मेनी रीजंस, some obvious and other not so obvious but equally important. It can be grouped into three categories. Narrow utilitarian, क्यों कंजर्व करना चाहिए अगर हम देखें हमको इमीडिएट क्या फायदा है। ब्रॉड यूटिलेरियन, क्यों कंजर्व करना चाहिए कि हमको ब्रॉडली क्या फायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म में। और एथिकल की भैया तुम्हारे पिताजी का तो है नहीं अर्थ, है ना, तो सबको जीने का हक है, तो वो एथिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, नैरो यूटिलेरियन arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature. जैसे खाना मिल रहा है आपको, फायरवुड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ठीक है, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plant, and 25,000 species of animals, plants contribute to traditional medicine used by native people. Nobody would know how many more medicinally useful plants are there in the tropical rainforest waiting to be explored. कि कितना और मेडिसिनल प्लांट है जिसका एक्सट्रैक्ट से हम दवाइयां बना सकते हैं जो हमारे लिए फायदा हो। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब बेटा क्या होता है कि एक्सप्लोर करो मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स, कि इसको हम कैसे अपने यूज में ला सकते हैं। नेशंस इंडोर्ड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट्स, है ना। अगर मान लो इंडिया में कोई ऐसी मेडिसिन मिल गई जिससे कैंसर का क्योर हो रहा है, या कोई इंडिया में ऐसी मेडिसिन मिल गई जिससे एचआईवी का क्योर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सोचो कितना फायदा हो जाएगा उस देश का। तो वही कह रहा है कि जिसके पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, जिसके पास बायो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वो उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज्यादा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, और इसको अकाउंट करने को हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का क्या प्रोस्पेक्ट है उसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। Broad utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in the ecosystem services and that nature provides. क्या? The fast dwelling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen. तो देखो, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तुम क्या जिंदा रहोगे। ठीक है, कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू टू दिस सर्विस बाय नेचर? नहीं, है ना, तो इसीलिए। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिनेशन, जिसके कारण हमको फ्रूट और सीड नहीं मिलेगा। तो भाई अगर मान लो कि पॉलिनेटर ही चले गए, बीज चले गए, बम्बल बी चले गए, बर्ड चला गया, बैट चला गया, तो आपको क्या वो फ्रूट खाने को मिलेगा? ठीक है, तो देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर। एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम एंड वॉचिंग द बुलबुल सिंग इन द मॉर्निंग। तुम क्या होता है, पहाड़ पे जाते हो, क्या नेचर देखने जा रहे हो ना, सुंदर फूल खिला है, वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हो आप देखने के लिए, अरे इतना फूल है, तो ये सब ब्रॉड यूटिलेरियन में आ जाता है। ठीक है, the ethical argument for conserving biodiversity relates to what we have owe to millions of plant animals and micro species with whom we share this planet. तो मतलब अगर फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली पूछो तो क्या भैया आपके पिताजी का है नहीं है, तो इवेंचुअली सबको जीने का हक है, तो आप किसी को ओवर एक्सप्लॉइट ना करो। तो भाई फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट every species has an intrinsic value even if may not be current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on the biological legacy in good order to future generations. ठीक है, अब आते हैं जिस पे ज्यादा सवाल आता है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ध्यान से, when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ conservation. ठीक है, मैं तुम्हें पहले एक टेबल बना के दे देता हूं क्योंकि इस पे सवाल आता है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे
तो कैसा कैसा आ गया सर? पहला इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सिटू। अगर उस ऑर्गेनिज्म के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह के कंजर्वेशन को हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सिटू मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट ले जाके कंजर्व करें, भाई वहां पे नहीं कंजर्व कर सकते। जैसे मान लो कि शेर प्रोटेक्टेड है तुम्हारे कोई नेशनल पार्क में, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल हो गया। बट वही देखो कि टॉबी को मैं अपने घर में रखा हूं, वो प्रोटेक्टेड है, तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है। However, when there are situations where animal or plant is in danger or threatened and faces a very high risk of extinction, needs urgent measure to save it from extinction, तो ex situ conservation यहाँ पे डिजायरेबल अप्रोच होता है। इन सिटू कंजर्वेशन की बात की जाए तो क्या बोला गया? फेस विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अब देखो, डेवलपमेंट भी करना है आपको और नेचर को कंजर्व भी करना है। अगर मैं बोल दूं कि नहीं बिल्डिंग्स नहीं बनेंगे, रोड्स नहीं बनेंगे, तो तुम बोलोगे अरे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बट अगर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अभी तुम देखो पहाड़ों पे बहुत सारे सड़कें बनाए जा रहे हैं, तो क्या हुआ? डेवलपमेंट तो हो रहा है बट नेचर कंजर्व नहीं हो रहा। तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिकली एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ। इनवेरिएबली the nature of the species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available। ठीक है, तो मेरे पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं कंजर्व कर पाऊं, मेरे पास उतना जगह ही नहीं है, मेरा पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि उतना जगह नहीं है कि आप कंजर्व कर पाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ जगह डिफाइन कर दिया जिसको उन्होंने बोला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो क्या भैया, ऐसा जगह जहां पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है एंड ये हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शो कर रहा है, मतलब एक जगह पे ही बहुत सारा स्पीसीज पाया जाता है जो कहीं और नहीं पाया जाता। तो अगर हम ये हॉटस्पॉट वाले रीजन को बचा के रख लें तो क्या हो जाएगा? तो इससे फायदा ये होगा कि इन स्पीसीज को हम बचा के रख पाएंगे। तो सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन में आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है सर, कितने हॉटस्पॉट्स हैं? तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेर आइडेंटिफाइड, बट बाद में मोर 9 मोर एडेड, तो टोटल नंबर जो हो गया वो 34 हो गया। तो कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दुनिया में? 34। इंडिया में कितना है? 3। तो 3 हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेशन हैबिटेट लॉस। तो अच्छा, एक चीज बोल रहा है कि दीज हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। सोचो, जहां पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है वहीं पे हैबिटेट लॉस हम ज्यादा करा रहे हैं, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट वगैरह है ना। तो इसीलिए इसको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, कवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो इंडिया में कितना है? 3, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड हिमालयस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाई हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया में। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the land area, but number of species they collectively harbor is extremely high and could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। तो यही कह रहा है कि अगर हम हॉटस्पॉट को सिर्फ कंजर्व कर लेंगे तो जो अभी मास एक्सटिंक्शन हो रहा है वो 30% कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह तो इसका कम ले रहा है, बट स्पीसीज रिचनेस इस एरिया में बहुत ज्यादा है। काम की चीज तुम्हारी क्या है सर? टोटल बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट 34 है, हॉटस्पॉट इन सिटू कंजर्वेशन है,
हॉटस्पॉट ऐसी जगह है जहां पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, और जो स्पीशीज है वो एंडेमिक स्पीशीज है, मतलब उसी रीजन में पाए जाते हैं। टोटल हॉटस्पॉट का अगर लैंड एरिया देखोगे तो 2% है, बट बहुत सारा स्पीशीज रिचनेस है, एंड अगर हॉटस्पॉट को हम कंजर्व करते हैं तो हम जो एक्सटिंक्शन का है उसको 30% रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves। देखो अब क्या क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये सब इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट आ गया। क्या क्या आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज तुमको मैं बता दूं कि जैसे अब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है ना, ये एक चीज मैं तुम्हें सब बता देता हूँ बेटा। देखो, 3 तरह का जोन हम बनाते हैं, ठीक है। ये जो सबसे अंदर वाला जोन है इसको हम कोर कहते हैं। ये बीच वाला जो जोन है इसको हम बफर कहते हैं, और ये सबसे साइड वाला जो है इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। ठीक है। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होता है। और अगर हम कोर की बात करेंगे तो कोर में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो जैसे अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये कोर जोन में आता है, वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। बट वही अगर तुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करोगे तो वो बफर जोन में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या हो गया, आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिला, नेशनल पार्क मिला, सेंचुरीज मिला। इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इंडिया ऑल्सो हैज a हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट emphasizes on its protection. In many culture, tracts of forest were set aside, and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groups are found in Khasi and Jaintia hills in मेघालय। आप देखो, सेक्रेड ग्रुप्स मतलब उसका कुछ ना कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ हिमालय मेघालय। ठीक है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। तो ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप मतलब क्या हुआ कि हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कारण, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे तुलसी का पेड़ तुम नहीं कभी उखाड़ के फेंकोगे, है ना। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कारण अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। कहाँ का, खासी एंड जैंतिया हिल ऑफ मेघालय, तो ये ट्राइब भी वहां रहती है। ठीक है। अरावली हिल राजस्थान, वेस्टर्न घाट कर्नाटक और महाराष्ट्र में, सरगुजा चंदा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारे सेक्रेड ग्रुप में आते हैं। सेक्रेड ग्रुप भी इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है। चलो अब आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन पे। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड अंडर स्पेशल केयर। तो मतलब अगर मान लो इन सिटू कंजर्वेशन करना पॉसिबल नहीं है, उसको बहुत ध्यान का जरूरत है ना। तुम रोज जंगल तो जाओगे नहीं शेर को दूध पिलाने के लिए। तो क्या किया जाता है, जूलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन में हम इसको रखते हैं। तो ये एक सिटू कंजर्वेशन है। जैसे दिल्ली में जू देखते हो ना और बोटानिकल गार्डन देखते हो, तो क्यों, हम उसको प्रॉपर केयर में उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है। देर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। बहुत ऐसा, जैसे पांडा वांडा वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया, बट
कुछ जगह में तुमको देखने को मिल जाता है, बट कंटिन्यूज टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स एक्सिटू कंजर्वेशन हैज advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now gametes of threatened species can be preserved in a viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique. Cryopreservation पता था, लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखते थे। तो अगर गैमीट्स को हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं, मतलब अंडा जमा करके रख लो, स्पर्म जमा करके रख लो, या उस प्लांट का सीड जमा करके रख लो और उसको वाइबल रखो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कल को मान लो वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया तो हम दूसरा पैदा कर लेंगे, ठीक है। Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture method. Seeds of different genetic strains and commercially important plants are kept for long periods in seed bank. तो क्या क्या आ गया एक्सिटू कंजर्वेशन में? एक्सिटू कंजर्वेशन में पहला आएगा बोटानिकल गार्डन, दूसरा हो जाएगा जूलॉजिकल पार्क, तीसरा हमने देखा क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। और चौथा एक जो नहीं दिया है इसमें, इसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देखो डिफरेंस है, तुम क्या है थाईलैंड वाइलैंड जाओगे तो तुमने बहुत एक रील देखा होगा कि एक ओरेंगुटैन है जो क्या कर रहा है कि जो आ रहा है उसको पप्पी दे रहा है, उसके साथ फोटो खिंचा रहा है ना, तो वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है विच इज एन एक्सिटू कंजर्वेशन, है ना। तुम शेर के साथ बैठ के फोटो खिंचा सकते हो, बट तुम जाके जिम कॉर्बेट में शेर के साथ फोटो खिंचा के दिखाओ, तुम्हारे फोटो पे फिर माला चढ़ेगा, है ना। तो वही डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये डिफरेंस देख लेना। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इज अ पार्ट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गया एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इज कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन, ठीक है। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट हुआ था, देखो इस पे सवाल आया हुआ है, कब? इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, कहां पे? रियो डी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट 1992 में, ठीक है। कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ठीक है। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 190 country pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global level and local level, ठीक है। तो 1992 में रियो में हुआ था और इसी का फॉलो अप वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2002 में जोहान्सबर्ग में, जो 2010 तक प्लान बनाया गया था कि बायोडाइवर्सिटी को हम बचा के रखेंगे। तो हमने नए एनसीईआरटी के हिसाब से पूरी इकोलॉजी कंप्लीट कर ली। क्या अब आप इसका कंप्लीट इकोलॉजी रिवीजन करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए क्वेश्चंस? कंप्लीट इकोलॉजी रिवीजन हम क्या करेंगे, लगभग 200 क्वेश्चंस बनेंगे, आई थिंक 200 से कम ही वैसे बनेगा, देखते हैं 200 क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं। 200 क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट इकोलॉजी रिवीजन करेंगे। चाहिए आपको ये रिवीजन तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। पूरी इकोलॉजी कंप्लीट हो गई आपकी, आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो हैशटैग इकोलॉजी कंप्लीट डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करना मस्ट है, तभी एनसीईआरटी रिव्यू का फायदा होगा, नहीं तो एनसीईआरटी रिव्यू का फायदा नहीं होगा। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी रिव्यू सफिशिएंट है कि नहीं, आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।